Hello students, welcome to E-Class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating Principal and Associate Professor of Commerce at Government College for Girls, Chika. इनकम टैक्स के E-Class के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट पार्ट 2। आपने मेरे पिछले लेक्चर टाइप्स ऑफ असेसमेंट पार्ट 1 को इतना लव किया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो उसी सीरीज के अंदर मैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अब जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट थी आपने ये पढ़ी थी, जिसके अंदर पहले लेक्चर में मैंने क्या कवर की थी, सेल्फ असेसमेंट कवर की थी, समरी असेसमेंट कवर की थी, रेगुलर असेसमेंट कवर की थी, फेसलेस असेसमेंट कवर की थी और जुरिसडिक्शनलेस असेसमेंट कवर की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली दो तरह के असेसमेंट कवर कर रहे हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। तो चलिए देखते हैं जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो क्या होती है। आप लोगों ने पहले जो रेगुलर असेसमेंट पढ़ी थी, तो रेगुलर असेसमेंट के अंदर क्या थी, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी जब असेसिंग ऑफिसर को जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है एसएससी ने, वो चेक करने के लिए एविडेंस का सहारा लेना पड़ता था। दैट मीन्स वो एसएससी को बुलाता था कि अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स लेकर आप मेरे पास आ जाओ, और फिर एसएससी उन रिकॉर्ड्स को लेके जाता था और एविडेंस होती थी। एविडेंस के आधार पर जो असेसमेंट होती थी वो कौन सी होती थी, रेगुलर असेसमेंट। अब गड़बड़ तब होती है कि जब एसएससी एविडेंस नहीं देता या कम एविडेंस देता है, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर को क्या करनी पड़ती है, अपनी डिस्क्रिशन को यूज करना पड़ता है और अपने दिमाग को यूज करना पड़ता है, अपनी बेस्ट जजमेंट को यूज करना पड़ता है असेसमेंट के लिए, और इसी को कहते हैं हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखिए, where assessing officer due to the lack of evidence or insufficiency of evidence uses his best judgment for कंडक्टिंग द असेसमेंट, इट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कि जब एविडेंस कम हो या एविडेंस ना हो और असेसिंग ऑफिसर को बिना या कम एविडेंस के उस रिटर्न को असेस करना है, तो ऐसे में वो अपनी बेस्ट जजमेंट को यूज करता है, इसीलिए इसे बेस्ट जजमेंट कहते हैं। अब उसे बेस्ट जजमेंट के अंदर करना क्या होगा, क्या करना होगा, ही मस्ट मेक द फेयर एस्टिमेट ऑफ द प्रॉपर फिगर्स। अब एविडेंस नहीं है तो कई बार उसको एस्टिमेट्स भी लगाने पड़ सकते हैं। अब ये जो एस्टिमेट्स लगाएगा वो कैसे होने चाहिए, फेयर एस्टिमेट्स होने चाहिए। बिसाइड्स दिस he must use own knowledge of previous assessment of the assessee, कि भाई उसके पास उसकी पुरानी असेसमेंट्स भी पड़ी होंगी, तो उस पुरानी असेसमेंट्स को देख के अपनी नॉलेज लगाकर वो इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इस बार की एसएससी की इनकम कितनी हो सकती है। If he has to use guesswork, it must be the honest guesswork। ये देखो कितनी अच्छी बात कही है कि अब देखो मेरे पास क्या नहीं है, एविडेंस तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गैसवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ लॉ कहता है कि अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर को क्या यूज करना है, अपना एस्टिमेट या गैसवर्क यूज करना है, तो वो कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट गैसवर्क होना चाहिए, ताकि जो असेसी है वो इस बात से क्या हो, सेटिस्फाइड हो। अब आती है कि ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो कितनी तरह की हो सकती है। ये दो तरह की हो सकती है जी, एक है कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और दूसरी है डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब देखो जी, जब एविडेंस असेसी बिल्कुल भी नहीं देगा या कम देगा, तो ऐसे में कई बार असेसिंग ऑफिसर इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब हमें असेसमेंट भी करनी है, विदाउट एविडेंस भी करनी है, तो हमें मजबूरी में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी पड़ेगी। बिसाइड दिस कई बार ऐसा भी होता है कि एविडेंस तो है, लेकिन उस एविडेंस से असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे केस में डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का भी यूज कर सकता है। तो मैंने एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। चलिए अब इसको डिटेल के अंदर देखते हैं। ये देखिए जी, डिटेल में कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किन केसेस के अंदर होगी। पहला केस क्या है, वेयर असेसी फेल्स टू फर्निश द रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और इवन आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस। कि आपको पता है कि भाई नॉर्मली एसएससी को ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न भरनी होती है अंडर सेक्शन 139, उसने नहीं भरी। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि 142 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको नोटिस आता है कि भाई आपने रिटर्न नहीं भरी है, चलो भाई अपनी रिटर्न भर दो। अब रिटर्न
तब भी आपने नहीं भरी, तो ऐसे केस में कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है। और क्या जी, वेयर असेसी फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 रिक्वायरिंग हिम टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिलेवेंट documents or fails to get his accounts audited under section 142 subsection 2A। अब 142 के अंदर आपने दो बातें पढ़ी थी, एक तो ये कि अगर रिटर्न नहीं भरी तो आपको नोटिस जाएगा कि रिटर्न भरो। बिसाइड दिस, जो असेसिंग ऑफिसर है वो इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट के लिए आपके रिकॉर्ड्स को भी मंगवा सकता है। अब आपके पास 142 के अंदर नोटिस गया और कहा कि आप अपने अकाउंट्स को और अदर रिकॉर्ड्स को लेके आइए या अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाइए, लेकिन आपने ना तो असेसिंग ऑफिसर की पहली बात को माना, ना दूसरी बात को माना, ना तीसरी बात को माना, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यूज करनी पड़ेगी, कंपल्सरी वाली। इसके अलावा क्या जी, वेयर रिटर्न इज फाइल्ड बाय हिम बट असेसिंग ऑफिसर कंसीडर इट टू बी इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एंड सर्व्स ए नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 बट ही डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। कि भाई अब आपने रेगुलर असेसमेंट में क्या पढ़ा था, 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस जाता है, आपने रिटर्न भरी, रिटर्न के बाद असेसिंग ऑफिसर को लगा कि भाई आपकी जो रिटर्न के अंदर फिगर है वो इनकम्प्लीट के इनकरेक्ट है, तो उसने क्या कहा, आपको एक डेट और टाइम दिया कि आप आ जाओ और आकर अपनी असेसमेंट करा जाओ और अपने रिकॉर्ड्स भी लेते आना, लेकिन आप लेकर नहीं गए। तो ऐसे में गड़बड़ी हो जाती है ना, फिर मजबूरी हो जाती है असेसिंग ऑफिसर की कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने की। अब आती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर आप पर कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग जाती है तो आपको क्या क्या कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, यानी असेसी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान क्या है, असेसी इज लायबल टू पेनल्टीज अंडर सेक्शन 272 सबसेक्शन ए, कि असेसी को जो नॉर्मल टैक्स भरना है वो तो भरना ही पड़ेगा, इसके अलावा पेनल्टीज भी लग सकती हैं अंडर सेक्शन 272 ए। बिसाइड दिस असेसी इज लायबल टू प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276 सीसी एंड 276 6D। तो असेसी को पेनल्टीज के अलावा प्रोसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ सकता है। असेसी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड न्यू फैक्ट्स बिफोर एपीलेट अथॉरिटीज इन द अपील। अब देखो जी, जब आपकी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी तो हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर आपका टैक्स ज्यादा बना दे तो क्या करोगे आप, उसके अगेंस्ट अपील करोगे एपीलेट अथॉरिटी के अंदर। वहां एक और बड़ा नुकसान जो असेसी को होगा ना, वो ये हो सकता है कि भाई उसको नए रिकॉर्ड या नए फैक्ट डालने से मना कर दिया जाएगा, क्योंकि असेसी वहां जाके कहेगा जी असेसिंग ऑफिसर ने तो मेरा ये भी चेक नहीं किया, ये भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने उस समय जब असेसिंग ऑफिसर आपकी असेसमेंट कर रहा था तब आपने एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया। अब उस समय अगर एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर को आपकी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी पड़ गई, तो ऐसे केस में जो नए फैक्ट्स हैं वो डिनाई हो जाएंगे बिफोर एपीलेट अथॉरिटी इन द अपील। बिसाइड दिस ए रिफंड में नॉट बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आपको अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो आपको ग्रांट करने से मना भी किया जा सकता है। अब अगली बात आती है रेमेडीज अगेंस्ट कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की। अगर ऐसा हो जाता है आपके ऊपर या असेसी के ऊपर ये कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग जाती है और हमें लगता है कि हमारा टैक्स ज़्यादा बना दिया गया है, तो ऐसे केस में क्या, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द असेसी द एक्सेसिव टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड ही इज एंटाइटल्ड टू, वो क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले कहाँ अपील कर सकता है, अपील टू कमिश्नर अपील्स, कि कमिश्नर अपील के पास अपील कर सकता है जी मेरी असेसमेंट दोबारा से करो, भाई मेरी को लगता है कि मेरा टैक्स ज़्यादा बना दिया गया है। असेसिंग ऑफिसर जो कमिश्नर अपील है वो उसने आपकी अपील डिसाइड कर दी लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो ऐसे केस में अगला रास्ता आपके पास क्या खुला है, अपील टू एपीलेट अथॉरिटीज अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमिश्नर अपील। आप हायर एपीलेट अथॉरिटीज के पास भी जा सकते हो उस कमिश्नर अपील के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पर जो अगला रास्ता बनता है वो तो बनता है हाई कोर्ट का, लेकिन हाई कोर्ट का दरवाजा आपके लिए पूरी तरह से नहीं खुला है, थोड़ा खुला है। कैसे? अपील टू हाई कोर्ट ऑन द मैटर इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है आपकी असेसमेंट के अंदर, दैट मीन्स आपको लगता है कि इनकम टैक्स की किसी धारा का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, किसी रूल का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, या जो
असेसिंग ऑफिसर है उसके और आपके किसी इनकम टैक्स की प्रोविजन को लेके कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसे केस में आप हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और इंटरप्रिटेशन करवा सकते हैं कि इस इनकम टैक्स की प्रोविजन का क्या मतलब निकलता है। मेरे हिसाब से साहब ये मतलब निकलता है, असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से ये मतलब निकलता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो रेमेडी अवेलेबल है वो क्या है, ही में अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर द रिवीजन, कि वो कमिश्नर के पास रिवीजन के लिए भी अप्लाई करता है। जैसे ये क्या कहते हैं, ये अपील थी, अपील के अलावा एक रिवीजन होती है। रिवीजन वैसे तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से होती है, तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो कमिश्नर चाहे तो उस जो असेसमेंट है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो थी कौन सी, कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब जो अगली आती है वो आती है डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या, कि वेयर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स और नो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन रेगुलरली एम्प्लॉयड। कि भाई अब क्या हुआ कि भाई कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में तो क्या था, आपने एविडेंस ही नहीं दी, आपने असेसिंग ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं किया। अब हम यहाँ असेसिंग ऑफिसर को कोऑपरेट भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी दिखा रहे हैं, बट असेसिंग ऑफिसर आपकी अकाउंटिंग की करेक्टनेस से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी आपने सही तरीके से अकाउंट्स नहीं बना रखे, या फिर जो आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो रेगुलरली एक तरह का मेथड फॉलो नहीं कर रखा। देखो जब हम अकाउंट्स में शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो ये बताते हैं कि अगर आपने एक तरह का मेथड अकाउंटिंग का रखा हुआ है तो आप उस तरह के मेथड को एक लंबे समय तक चलाएं, बार बार अकाउंटिंग के मेथड्स को ना बदलें। अगर इस तरह से बदलते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। असेसिंग ऑफिसर कहेगा जी बार बार आप ये अकाउंटिंग के मेथड्स को बदल रहे हो तो मैं आपकी इस अकाउंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं। और क्या बात है जी, इनकम हैज नॉट बीन कंप्यूटेड विद द स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, कि भाई जो गवर्नमेंट ने इनकम को नापने का तरीका सही बना रखा है, आपने उस तरीके से इनकम को कैलकुलेट नहीं किया है। तो इन सारे केसेस के अंदर आप कोऑपरेट तो कर रहे हो, एविडेंस भी दिखा रहे हो, लेकिन असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर में यूज हिज डिस्क्रिशन इन मेकिंग द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कि भाई ऐसे में जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपनी डिस्क्रिशन को यूज करके आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा और उस आधार पर वो आपकी इनकम को भी कैलकुलेट करेगा और आपके टैक्स को भी कैलकुलेट करेगा। और अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो देन असेसी कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर्स। अपील का रास्ता बिल्कुल वैसे ही खुला है जैसे कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर खुला था। अब अगली बात आती है रीअसेसमेंट की। रीअसेसमेंट यानी आपकी एक बार असेसमेंट हो चुकी है और फाइल बंद हो चुकी है और उसके बाद दोबारा अगर आपकी फाइल आने वाले किसी साल के अंदर खुलती है तो उसको कहते हैं रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147। और ये कब होता है, वेयर असेसिंग ऑफिसर हैज ए रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज बीन एस्केप्ड फॉर एनी असेसमेंट ईयर, ही मे असेस और रीअसेस सच इनकम। कि भाई अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी एक असेसमेंट ईयर के अंदर आपकी कोई इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन टैक्स लगने से छूट गई है, तो ऐसे केस में आपकी इनकम को असेस या रीअसेस किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन टू बी द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के नाम से भी जाने जाते क्योंकि ऐसे में आपकी इनकम टैक्स लगने से एस्केप हो गई है यानी छूट गई है। अब आती है बात कि किन केसेस के अंदर ये रीअसेसमेंट की जा सकती है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे, पहले क्या कि वेयर नो रिटर्न इज फाइल्ड बाय द असेसी आल्दो हिज टोटल इनकम इज अबव द नॉन टैक्सेबल लिमिट्स, कि भाई आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा थी लेकिन आपने फिर भी रिटर्न नहीं भरी है किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के अंदर, तो ऐसे में आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है यानी उस साल की आपकी वो फाइल दोबारा खुल सकती है। Where the return is filed but no assessment has been made, भाई आपने तो रिटर्न भर दी, अगला स्टेप आपने तो रिटर्न भर दी, रिटर्न भरने के बाद आपकी अभी असेसमेंट नहीं हुई और असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि आपकी जो इनकम है वो अंडर स्टेटेड है और जो लॉसेस है या डिडक्शन है वो ओवर स्टेटेड है, कि भाई आपकी इनकम
कम करके दिखा रखी है आपने, लॉसेस को ज़्यादा करके दिखा रखा है या डिडक्शंस को ज़्यादा करके दिखा रखा है, तो ऐसे में भी रीअसेसमेंट हो सकती है। उसके बाद अगला कारण क्या आता है, वेयर एनी इनकम रिलेटेड टू द एसेट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हैज एस्केप्ड टू टैक्स। कि भाई आपकी कोई ऐसी एसेट थी जो इंडिया से बाहर थी, जिससे आपको कोई इनकम हुई और उसके ऊपर टैक्स लगने से रह गया, या कोई एंटिटी थी जिसके अंदर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, वो इंफॉर्मेशन इंडिया तक नहीं आई और आपका उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर टैक्स लगने से रह गया, तो रीअसेसमेंट हो सकती है। और कौन से दो बड़े केसेस हैं जी, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, वेयर असेसमेंट हैज बीन मेड बट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज अंडर असेस्ड और असेस्ड एट टू लो रेट्स। कि भाई आपकी असेसमेंट तो होगी, लेकिन असेसमेंट के बाद प्रॉब्लम क्या आई कि जो आपकी इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स इज अंडर असेस्ड। कि भाई आपकी इनकम कम असेस की गई है, आपकी इनकम ज्यादा बनती थी, या फिर किसी कम रेट से टू लो रेट से टैक्स की गई है। सपोज बनती तो आपकी 20% थी, लेकिन टैक्स 5% लग गया आपके ऊपर, बनती आपके 30% थी, लग गया 20% टैक्स। तो ऐसे में अगर टू लो रेट से आपकी इनकम को असेस किया गया है, तो आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है। बिसाइड दिस एक्सेसिव लॉस और रिलीफ और डेप्रिसिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस हैज बीन अलाउड। कि भाई आपको उस रिटर्न के अंदर जो असेस हो चुकी है उसके अंदर आपको लॉस ज्यादा अलाउ कर दिया गया है, या डेप्रिसिएशन अलाउंस ज़्यादा अलाउ कर दिया गया है, या कोई और अदर अलाउंस आपको ज़्यादा अलाउ कर दिया गया है, तो ऐसे केस में रीअसेसमेंट हो सकती है। और कौन सा केस है जी, वेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड it is noticed that the income exceeds the exemption limit or has understated income or overstated losses। कि भाई असेसिंग ऑफिसर को कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हाथ लगे हैं जिनसे पता चलता था कि आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा थी, और या फिर आपकी इनकम कम दिखाई गई है, या लॉसेस ज्यादा दिखाए गए हैं। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिनके आधार पर ये असेसिंग ऑफिसर बिलीव करता है कि भाई आपकी रीअसेसमेंट होनी चाहिए। अब अगर रीअसेसमेंट होती है तो उसका मतलब क्या हो गया, वंस असेसमेंट इज ओपनड एनी अदर इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट विच कम्स टू द नोटिस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द असेसमेंट। ये देखो एक और बड़ा काम क्या होता है कि भाई मुझे लगा बीइंग असेसिंग ऑफिसर कि आपकी कोई इनकम असेसमेंट से छूट गई है, तो मैं उसके लिए तो रीअसेसमेंट करूंगा, यानी आपकी असेसमेंट दोबारा से ओपन होगी। उस टाइम पे अगर हम दोबारा असेसमेंट कर रहे हैं और कोई नई इनकम और आ जाती है जिसका पहले पता नहीं चला था, तो वो भी इसके अंदर जोड़ दी जाएगी। यानी जितने का असेसिंग ऑफिसर अंदाजा लगा रहा था, ये अंदाजा उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, यानी आपको और ज्यादा इनकम और इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। देखो जी, अब बात करते हैं इशू ऑफ नोटिस ऑफ रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 148। जब भी कोई इस तरह का काम होता है तो हमें एसएससी को एक बार नोटिस देना पड़ता है। अभी तक आपने दो नोटिस देखे थे। एक नोटिस देखा था 142 सब सेक्शन 1 के अंदर कि भाई अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो रिटर्न भर दो, अगर रिटर्न भरी है तो आके अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करवा जाओ। फिर दूसरा देखा था 143 सब सेक्शन 2 में, जब रेगुलर असेसमेंट का नोटिस गया था, जिसके अंदर आपको कहा गया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी अकाउंट्स बुक्स लेके आओ और अपनी असेसमेंट करवा जाओ। अब अगला नोटिस जा रहा है कि भाई अगर आप के साथ 147 में आपकी रीअसेसमेंट ओपन हो रही है तो इसकी सूचना तो देनी बनती है कि बिफोर मेकिंग द असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 द असेसिंग ऑफिसर से शैल द नोटिस टू द असेसी टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन सच पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। अब जब फाइल दोबारा से ओपन होती है तो उसका जो नोटिस है वो किस तरीके से जाता है, वो जाता है इस तरीके से कि असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि आप उस पर्टिकुलर ईयर की रिटर्न ही दोबारा भरो, और इस रिटर्न के अंदर अगर आपको लगता है कि आपने इनकम ज़्यादा दिखा रखी है तो कम कर दो, अगर आपको लगता है कि लॉसेज आपने ज़्यादा दिखा रखे हैं तो कम कर दो, अगर आप सेम वही रिटर्न भरना चाहते हो तो वो रिटर्न भर दो। लेकिन भरनी कितनी है, जो टाइम लिमिट असेसिंग ऑफिसर कहे उतने के अंदर ही आपको वो रिटर्न भरनी है।
बिफोर इशूइंग सच नोटिस असेसिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर डूइंग सो। कि भाई ऐसे ही असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस जारी नहीं कर देगा, वो क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि रीअसेसमेंट की जरूरत है तो पहले उन रीअसेसमेंट के कारणों को ऑन रिकॉर्ड लिखा जाएगा, फिर रीअसेसमेंट का नोटिस जारी किया जाएगा। अब अगली बात आती है कि ये नोटिस जारी करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फॉर नोटिस अंडर सेक्शन 148 अप टू 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर इज नीडेड। अब ऐसे ही आपको असेसिंग ऑफिसर नोटिस नहीं दे सकता। 4 साल तक उस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर से 4 साल तक इस 148 में अगर आपको नोटिस देना है तो किसके लिए अप्रूवल चाहिए, ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए। ज्वाइंट कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो अप्रूव करेगा तो आपकी रीअसेसमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बिसाइड दिस नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years from the end of relevant assessment year unless the principal chief commissioner or chief commissioner is satisfied that such notice is needed। कि भाई आप अगर 4 साल से ज्यादा का नोटिस है, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं उस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर से, तो ऐसे केस में जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर अगर सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई इसकी रीअसेसमेंट 4 साल के बाद भी होनी चाहिए, तभी आपका 148 में नोटिस जारी होगा, अदरवाइज ये नोटिस जारी नहीं होगा। अब अगली बात आती है टाइम लिमिट्स की। ये जो नोटिस है वो कितने साल तक जारी किया जा सकता है। ऐसे तो ये होगा कि मैंने आज कोई रिटर्न भरी, 10-12 साल बाद कोई नोटिस आ जाए और कहे जी आप अपनी उस साल की रिटर्न को दोबारा चेक करवाओ। अब इतने साल का डाटा याद कौन रखे। तो देखो जी ये टाइम लिमिट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली फॉलो करना पड़ेगा। क्या है कि इफ इनकम एस्केप्ड इज लेस देन 1 लाख, कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो इनकम एस्केप हो रही है वो कितने की है, 1 लाख से कम की है, तो अप टू 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, कि उस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर से 4 साल के अंदर आपको उसका नोटिस आ सकता है। और क्या जी, इफ इनकम एस्केप्ड इज मोर देन 1 लाख देन बियॉन्ड 4 बट लेस देन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। कि भाई अगर इनकम एस्केप्ड कितनी है, 1 लाख से ज्यादा की है, तो 4 साल से 6 साल तक भी आपके पास वो नोटिस आ सकता है उस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर से। और क्या जी, इफ इनकम इन रिलेशन टू द एसेट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हैज एस्केप्ड। ये वाला पॉइंट हम पढ़ के आए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई अगर मेरी कोई एसेट इंडिया से बाहर है और उसकी पे मुझे कोई इनकम हुई है और वो इनकम टैक्स लगने से छूट गई है, या फिर मेरा कोई किसी एंटिटी के अंदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वहां से मुझे कुछ इनकम हुई है और वो टैक्स लगने से छूट गई है, तो ऐसे केस में क्या है, बियॉन्ड 4 बट अप टू 16 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। देखो जो कितना बड़ा पीरियड दे दिया, 4 साल से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 16 साल तक ये आपके पास नोटिस आ सकता है। यानी इंडिया से बाहर अगर कोई आपकी एसेट्स हैं तो आप अपने सीए को पक्का रखिए और अपने रिकॉर्ड को एटलीस्ट 16 साल तक संभाल के रखिए, कभी भी रीअसेसमेंट का नोटिस आ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आखिरी बात आती है कि टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ रीअसेसमेंट। भाई अब ये फाइल दोबारा खुल तो गई है, तो क्या ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगी? नहीं, इसकी भी टाइम लिमिट है कि इतने टाइम के अंदर असेसिंग ऑफिसर को इस केस का निपटारा करना है। और वो क्या है जी, अगर वो 143 या 144 के असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, यानी नॉर्मल असेसमेंट है या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, तो ऐसे केस में अगर उसका संबंध किससे है, फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 ही है, तो 18 महीने के अंदर हमें इस केस का निपटारा करना पड़ेगा। और क्या जी, ये अगर असेसमेंट ईयर 19-20 से संबंधित है तो 12 महीने के अंदर हमें उस केस का निपटारा करना पड़ेगा। और क्या जी, अगर असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 है, तो ऐसे केस में कितने महीने हैं? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब वहां तो क्या एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर था, यहां क्या है, रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस साल मैंने ये रिटर्न खोली है, यानी रीअसेसमेंट या असेसमेंट का नोटिस आया है, उसके 9 महीने के अंदर हमें इस केस का निपटारा करना पड़ेगा। और क्या जी, इफ नोटिस इज सर्व्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2019, तो उस केस में कितना है, 12 महीने का टाइम दिया है कि भाई अगर ये नोटिस 147 का 1/4/2019 के
बाद आया है या ऑन और आफ्टर है, तो ऐसे केस में जो टाइम लिमिट है वो कितनी है, 12 महीने की है। अब इसके अलावा और भी क्या केसेस हो सकते हैं, क्या कि ऑर्डर ऑफ फ्रेश असेसमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ appellate tribunal under section 254 or revision orders of the principal commissioner or commissioner under section 263 to 64। तो अगर मैंने कहीं अपील की है या रिवीजन हुई है और उसके ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ऐसे केस में उसका मुझे निपटारा कैसे होगा, 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर, और इफ नोटिस इज सर्व्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2019, तो सेम वही 12 महीने के अंदर मुझे उस फाइल को निपटाना होगा, यानी असेसिंग ऑफिसर को वो केस इन टाइम लिमिट्स के अंदर ही खत्म करने होंगे। और ये बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 149 के अंदर लिखी है। ये थी मेरी कौन कौन सी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और रीअसेसमेंट, और इससे रिलेटेड मैंने सारी के सारी प्रोविजंस को बताया। यहां आकर मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। आप लोगों ने इतने प्यार से और इतने ध्यान से और इतना वैल्यूएबल टाइम देकर मेरे इस लेक्चर को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।